ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। अब मेरे हाजिर ने वर्मा जी वेलकम, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सेकंड सर you as soon as possible। लो जी, लाइन लगी हुई है मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ वर्मा जी उधर बीच ने। जब तक फिर ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ MCT6 ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੋ। हेलो नमस्कार चावला साहब, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, आ रही। अच्छा ठीक जी वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। जी ठीक है, इधर भी क्लियर ही है। और सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? हेलो, बिल्कुल सब कुशल मंगल है चावला साहब जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है G20 होके हटा है अभी अभी, और इसकी चर्चा हो रही है पूरे विश्व में। और इसके बारे में पहले बताएं कि क्या प्राप्त किया है इस G20 के सम्मेलन में, कौन कौन आया और क्या क्या रहा वहां पर? देखिए, सबसे पहली तो चीज ये है कि हम लोगों ने जो इसका थीम रखा था वो रखा था वसुधैव कुटुंबकम। हाँ जी। इसका मतलब कि पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है। और इसमें जो सबसे बड़ी पहल हुई वो यह हुई कि अफ्रीकन यूनियन को, जो कि 55 देशों का समूह है, उनको इस बार G20 में शामिल किया गया और वो फॉर्मल मेंबर बन सके। G20 अब G21 हो गया जी। तो वसुधैव कुटुंबकम को आगे देखते हुए अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। जी जी। जिससे कि विश्व का एक पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसको G21 में अब पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा और वहां से आगे बढ़ेंगे जी। दूसरी जो परेशानी जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत ने इस बार एक नया अलायंस लॉन्च किया जिसको कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जी। और ये भी G20 के दौरान ही हुआ। और इसमें मुख्यतः बात यह है कि जो बायोफ्यूल है उसको जितना ज्यादा बनाया जा सके और जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। तो ये दो तरह से मदद करता है। एक तो ये है कि क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जॉब भी क्रिएट करेगा, क्योंकि बायोफ्यूल बिल्कुल नया सेक्टर है। जी जी। तो जॉब भी क्रिएट करेगा और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा जी। तो इन सबों को मिलाकर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है पूरे विश्व के लिए जो प्रेडिक्शंस करती है, फोरकास्ट करती हैं जी, उसने ये कहा है कि 2050 तक बायोफ्यूल्स के कारण 3.5 से 5 गुना ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ का बन सकता है जी। और नेट जीरो टारगेट जो है वो 2050 तक प्राप्त भी कर सकते हैं हम लोग जी। तो इसमें बहुत सारे देश, 9 देश जो हैं वो इसके इनिशियल मेंबर्स हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि आगे आने वाले समय में और भी शामिल होंगे इसमें जी। और बायोफ्यूल्स इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे जी। अगला जो है वो है कि इसमें पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसके तहत ये जो PGII है, ये G7 समिट में जो यूके में हुआ था जून 2021 में जी, उसमें इस पर बातचीत हो चुकी थी जी। लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आया वो आया इस G20 में जी। वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जी। तो ये क्या करता है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिससे कि भारत मिडिल ईस्ट से कनेक्ट हो जाता है और मिडिल ईस्ट में जो भी चीजें ट्रांसशिपमेंट हुई या जो भी और चीजें गई वो जो है ये यूरोप में पहुंच सकती हैं जी, डेफिनेटली। और इस पर जो दस्तखत हुआ वो उसमें भारत तो था ही, यूएस है, सऊदी अरब है, यूरोपियन यूनियन, UAE है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। तो इन लोगों ने इसको आगे ले जाकर जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें कि रेलवे भी रहेगा, रोड ट्रांसपोर्ट भी रहेगा और सी लेन, तीनों को कंबाइन करके मल्टी मोडल प्रोजेक्ट
ये डेवलप होगा, जिससे भारत और करीब आ जाएगा यूरोप के। जी जी। और उससे भारत को तो फायदा होगा ही, इसके ट्रेड में फायदा होगा, इसके इकोनॉमिक माइट जो इसका है वो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही जो ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स चाहिए यूरोप को और मिडिल ईस्ट को, वो भी मिल पाएगा। भारत उनके लिए एक ऑप्शन के रूप में काम करेगा। जी जी। उसके बाद जो विश्व में धन जो है, वो वेल्थ जो है, वो कुछ हाथों में सीमित है जी। तो अब उसको किस तरह से इंक्लूड किया जाए और लोगों को, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन जी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत बड़ा काम हुआ इस G20 में। और लोगों ने भारत का जो अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा, उसको समझा और देखा कि उसके कारण किस तरह से 6 वर्ष में 80% से ऊपर भारतीय आज फाइनेंशियली इंक्लूडेड है। और उसका मुख्य कारण है जनधन, आधार, मोबाइल, JAM कहते हैं, जैम ट्रिनिटी। तो इन तीनों के कारण जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है वो आज भारत में 80% से ऊपर है, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक माइलस्टोन है। डेफिनेटली। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नया इंक्लूजन जो हुआ है वो है विमेन का, महिलाओं का। तो यह एक तरह से समाज के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर है। और इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लीडर्स जो आए हुए थे वो फिर यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो भारत का है, उस पर उन्होंने काफी चर्चाएं की। और अगर मैं श्रोताओं को बता सकूं यहां पर, तो केवल 1 महीने में, मई 2023 में यूपीआई के मार्फत भारत में जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, केवल 1 महीने में, उसकी संख्या है 9.41 बिलियन। वाह। इतने बार ट्रांजैक्शंस हुए 1 महीने में, केवल मई में। और पूरे ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू था, चूंकि रुपया में ट्रांजैक्शन होता है तो मैं रुपये में ही बात करूंगा, उसका जो वैल्यू था वो था 14.9 ट्रिलियन भारतीय रुपया। तो अगर आप इसको और आगे करके देखें तो भारत का जो नॉमिनल जीडीपी है, 1 साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन उसका 50% कवर करता है। तो ये जो है, ये विश्व को एक बहुत नेताओं की तो बिल्कुल आंख खुल गई। कुछ लोग बैंगलोर चले गए देखने के लिए, कुछ लोगों ने अपने फोन को इस्तेमाल करके पे करके देखा वहां पे छोटे छोटे वेंडर्स को। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी वहां पर तब्दीली है जी, जिसको लोगों ने बड़ा सराहा है। और हम लोग हमेशा तैयार हैं अपने यूपीआई के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए किसी भी देश के साथ जी। डेवलपिंग देश के साथ तो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे सिंगापुर भी हमारे साथ इस पर बात कर रहा है कि वो इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको लेकर अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकता है। अब आप चले आइए, पूरे विश्व में प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक तरह से कमांड करता है इकोनॉमी को। डेफिनेटली। तो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए यूपीआई को इस्तेमाल करके। और जब वहां पर ये बातचीत हुई तो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट जो इंडिया में आई है पिछले 6-7 सालों में, पहले ऑनबोर्डिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि एक क्लाइंट को अपने का अकाउंट खुलवाना अपने बैंक में, जी जी, पहले 23 अमेरिकन डॉलर के लगभग लगता था, मतलब 30 कैनेडियन डॉलर रख लें आप अमूमन। अब वही चीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम यूज करते हैं यूपीआई वगैरह, तो 0.1 यूएस डॉलर, 10 सेंट, 13 सेंट कैनेडियन लगता है। इतने का अंतर आ गया है। तो आप ये सोचें कि बैंक की भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसमें सरकार का तो इंटरेस्ट है ही है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा हो जाता है, ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट बहुत कम है, केवल 6 सेंट लगता है एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट इसमें, कहीं से कहीं पैसा जाने में। लेकिन बैंक भी बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको नए कस्टमर्स को सब्सक्राइब करने का कॉस्ट जो है वो अंदाजन 13 कैनेडियन सेंट के आसपास आता है भारतीय कॉस्ट पे। अलग अलग देशों का अलग अलग आएगा। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूपीआई के थ्रू शुरू हो चुका है भारत और कुछ देशों में। तो अभी जो सिंगापुर के साथ हम लोग ने शुरू कर दिया है,
और यूपीआई बड़े अच्छे तरह से काम करता है। दरअसल हमने हाल फिलहाल में एक एडवर्टीजमेंट भी देखा जिसमें कि रिमिटली वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कनाडा से आप भारत पैसा भेज सकते हैं यूपीआई को इस्तेमाल करके। जी 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 चल रहा है वो। तो यूपीआई जो है वो गेम चेंजर है, कॉस्ट कम कर देता है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है और आपको ये पता लग जाता है कि किसको आपने ट्रांसफर किया है, कब उसको मिला, उसकी पूरी ट्रैकिंग हो जाती है। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज उसमें हुई। ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी जी कि हम लोग उसी से हीटिंग, कूलिंग, ट्रांसपोर्ट सब उसी पर निर्भर है। लेकिन साथ ही साथ वो करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। जी जी तो क्लाइमेट चेंज की परेशानी आ जाती है। तो G20 समिट में इस बार सभी देश ने मिलकर ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग काम करेंगे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अभी की है उसको 3 गुना करने की 2030 तक। जी तो आप ये देखें जो हमारे भारतीय मूल के लोग कनाडा में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए आप देखें अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो गई डेफिनेटली कि आज की अपेक्षा 3 गुना हो जाना है 2030 में। तो और उनको एक मानसिक संतोष होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा कि इसके कारण अंदाजन आप रख लीजिए 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन घट जाएगा पूरे विश्व से 2030 तक। और अगर ये हम कर पाते हैं सब मिलकर, केवल भारत का काम नहीं है, अगर सभी देश मिलकर ये कर पाते हैं G20 के, तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस जो कि टारगेट है वहां तक हम लोग लिमिट कर सकते हैं। जी जी तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज आई। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी का। तो उस पर भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर जो प्रेशर पड़ जाता है कमोडिटी प्राइस का या फूड और एनर्जी प्राइस का, उसको किस तरह से हम कम कर सकें, इस पर भी काफी बातें हुई। अब अगर आप चले आए डेवलपिंग कंट्रीज में, कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, जी जो भारत का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभी तक जो बातें होती है ना, जी आप चाहे G7 देख लें या इस तरह के अमीर देशों के ग्रुप को देख लें, जी जी वो मुख्यतः अपने बारे में बात करते हैं। जी डेफिनेटली। लेकिन यहां पर हम चाहते थे कि ग्लोबल साउथ के बारे में बात हो। तो जब ग्लोबल साउथ के बारे में बातें हुई तो उसमें देखा गया कि भाई हमारे यहां तो अभी भी हंगर है, अभी भी माल न्यूट्रिशन है, अभी भी पॉवर्टी है, उन पर क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है, उन पर पैंडेमिक्स का असर पड़ता है, उन पर कॉन्फ्लिक्ट्स का असर पड़ता है। तो इन सब चीजों को अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक डेवलपिंग देशों में, ग्लोबल साउथ में न तो भूखमरी कम होगी और न ही माल न्यूट्रिशन कम होगा। तो इसलिए इस पर भी काफी बातें हुई और सभी देशों ने उसमें प्रॉमिस किया कि हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। यूक्रेन का पूरे विश्व में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर काफी बड़ा असर हुआ है, जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उस पर भी काफी बातें हुई और ये देखा गया कि सप्लाई चेन भी उससे काफी प्रभावित हुआ है। तो सभी देशों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को सीमित किया जाए, उस लड़ाई को रोक लिया जाए जी। और इस पर काफी चर्चाएं हुई और बड़ी लंबी चर्चाएं हुई और कनाडा भी इसमें काफी बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हुआ चर्चाओं में और चीजों को आगे ले जाने के लिए काफी चीजों पर एग्रीमेंट हुआ। कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर कुछ देश समूह कुछ दूसरे ढंग का सोल्यूशन चाहते थे जो G20 में कंसेंसस नहीं बन पाया, इसलिए जो डिक्लेरेशन में जो वर्ड्स आए या फ्रेज आए वो आ पाए। दोस्तों अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, वैसे जेन्युइन जे क्वेश्चन ने पूछ लवांगा, परंतु उस तो पहला जो कॉरिडोर के बारे में आपने बताया है ना, उसके बाबत अमेरिका तो बहुत उत्साहित नजर आया, बाकी के कंट्री भी हैं तो जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करने के लिए उत्साह दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूज कल पढ़ रहे थे हम और उसका डेफिनेटली इंडिया को ही नहीं और सभी जो कंट्रीज हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है उस कॉरिडोर के। देखिए ना, इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जो चीजें एक से दूसरी जगह जाएंगी जी जी उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत घट जाएगा जी। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घटा तो यूरोप की चीजें जो भारत में बिकनी है उसका कॉस्ट नीचे चला आया तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी मार्केट के लिए। भारत की चीजें जो यूरोप में बिकनी है उसका भी वही होगा। भारत की चीजें जो मिडिल ईस्ट जाएंगी समुद्री रास्ते से उसका कॉस्ट बहुत कम आ जाएगा।
ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। तो होता क्या है कि जब कॉरिडोर बनता है तो एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है जो उसके आसपास के गांव हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वो सब फिर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, काम मिलता है ना। तो इसलिए कॉरिडोर को केवल हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि वो केवल एक ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका है, एक जरिया है, बल्कि वो यह भी एक जरिया बनाता है कि उस कॉरिडोर के इर्द गिर्द जो ज्योग्राफी आते हैं, जो भूगोल है उसके इर्द गिर्द का, वो अपने आप में फिर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी बात आपने ट्रांजैक्शन की बड़ी खुशी होती है जब हम गांव में जाते हैं ना, छोटे से गांव में भी जाते हैं, उस वहां पर जो साइकिल पे सामान बेचने वाला भी आता है ना, उसके पास भी है और जो घर की जो औरतें होती है वो पैसे अपने टेलीफोन से पे करती है ट्रांजैक्शन। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं जब दिल्ली गया था जी, तो मैंने सब्जियां खरीदी कुछ, भारत में तो आपको पता है पटरी पर बैठ के बेचते हैं। जी हाँ, वो उनके पास भी है, वो उनके पास भी है। उन्होंने कहा कि साहब कैश हम नहीं लेंगे, कैश नहीं लेते हैं वो, आप ट्रांसफर करें, चाहे जो भी आप यूपीआई इस्तेमाल करें और उससे ट्रांसफर करें। तो एक बड़ी खुशी होती है उसको देखकर। ये सब बातें देखने लायक होती हैं। जब देश तरक्की करता है तो ये सबसे पहले ये पॉइंट होते हैं ना, नोट करने वाले होते हैं। बाकी चलता ही रहता है, वो तो घूमने जाओ तो पता चलता है कि कितनी तरक्की की है, कौन से कंट्री ने कितनी तरक्की की है, हम तो देखते हैं, लेकिन वहां पर जाके ये छोटी छोटी बातें के हैं, ये यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है जी। साइकिल पे आता है वो सामान बेचने वाला, जैसे आपने बोला कि वहां पर सब्जियां खरीदी, और एक रेडी वाले को भी पैसे वैसे ही पे करते हैं। ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, वैसे तो वही है कि ई वीजा लिया था उन्होंने कोविड-19 के दरमियान, अभी आया था जी, कि 3 साल का था, क्या वो वैलिड है कि खत्म हो गया? ई वीजा जो भी आपने ले रखा है, देखिए ई वीजा सस्पेंड हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था, सस्पेंड हुआ था। सस्पेंड हुआ था, तो वो ई वीजा वैलिड है और उसमें एक डेट उसका एक्सपायरी का दे रखा होगा उसमें, उस डेट के पहले ट्रैवल करना है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था, कुछ और बात करना चाहेंगे आप? हाँ, तो और हम लोग फिर इसी में आगे बढ़े। देखिए, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में, विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में बरसात की बड़ी कमी रहती है जी। तो इसके कारण इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो रागी, बाजरा, ज्वार वगैरह होते हैं भारत में, उनके लिए इंटरनेशनल ईयर भारत ने अप्रूव कराया यूनाइटेड नेशंस में, और इस बार उसका बहुत बड़ा असर नजर आया G20 में जी। सभी देश बड़े उत्साहित थे और वो चाहते हैं कि मिलेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि मिलेट जो है ना वो कम पानी इस्तेमाल करता है जी, तो इसके कारण बाजरा, रागी, ज्वार, आपको भी पता है राजस्थान में ज्यादा ये पैदावार है ये सब जी, और कारण सिंपल यही है कि भाई वहां पे पानी कम है, लेकिन इसमें जो आयरन कंटेंट है, इसमें जो फाइबर कंटेंट है, वो और सब फसलों से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जितने नेता आए थे भारत, उनको बड़ा पसंद आया ये, और उसके आधार पे एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसको कहा महाऋषि कहा गया जी जी, और ये सभी देशों ने मिलकर इसको माना है। तो उम्मीद है कि हम कनाडा में भी ज्यादा से ज्यादा मिलेट देख पाएंगे जी जी, और फिर वहां से हम लोग उसको आगे ले जा पाएंगे। मैं सभी चीजों के बारे में तो नहीं बात करना चाहूंगा, कुछ एक और चीजें हैं, जैसे हेल्थ केयर ले लें अगर आप, जी जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी समाज के लिए। तो हेल्थ केयर पे वन हेल्थ अप्रोच जो है उस पर काफी बातें हुई, और इस पर बात इसलिए हुई कि बहुत सारे ऐसे इलनेस हैं या डिजीज हैं जो कि जंप कर सकते हैं प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन, या एनिमल से ह्यूमन, या प्लांट से सीधे ह्यूमन। तो इसलिए वन हेल्थ अप्रोच बड़ा जरूरी है, जिसके तहत इन तीनों को, प्लांट को, एनिमल को और ह्यूमन को, जी, इन तीनों को एक ही मैकेनिज्म, एक ही तरीके से, एक ही परिधि के अंदर रखा जाए, और जहां पर भी एक तरह की डिजीज कोई देखी जाए तो उससे फिर दूसरा जो इकोसिस्टम है वो अलर्ट हो जाए। जैसे आप मैड काउ डिजीज देखें, जी जी जी, तो वो तो मुख्यतः गाय और बैल और भैंसों में होती है, लेकिन जब वो हो गया तो फिर वो ह्यूमन बीइंग्स में आ गया, वो इंसानों में आ गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब वो वहां पर हुआ, जब ये जानवरों में हुआ, मवेशियों में हुआ, उसी समय उसको कंट्रोल किया जा सके। कोविड में भी लोगों ने यही देखा
कि वो भी एनिमल ट्रांसमिशन शुरू में हुआ था, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और क्रिप्टो करेंसी पे कुछ बातें हुई हैं। कनाडा में तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड ऑलरेडी होता है, जी जी, लेकिन विश्व में किस तरह से उसको रेगुलेटेड ट्रेड किया जा सके, इस पर कुछ बातें हुई हैं। और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर हमारे भारतीय मूल के श्रोताओं को लगेगा, भारत के हर एक राज्य के जो कल्चर है उनको प्रेजेंट किया गया भारत मंडपम में, जहां पर की पूरी समिट होस्ट की गई थी जी, और नेताओं ने बहुत सराहा उसको। हर एक क्षेत्र के नृत्य, हर एक क्षेत्र के गाने, हर एक क्षेत्र का म्यूजिक, हर एक क्षेत्र के खाना, ये बहुत सराहा गया इन चीजों को। तो भारत ने ये क्लियरली दिखा दिया कि देखिए, हम बहुत सारे कल्चर्स हमारे यहाँ हैं, लेकिन वो सब एक हैं, उनकी सबकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन एक ओवरऑल आइडेंटिटी है जो भारत है। जी बिल्कुल जी, मेहमानबाजी के लिए तो भारत पहले ही बहुत माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे यो बात की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, उसका जो स्थायी मेंबर है उसके लिए 5 ही जो कंट्री हैं उनका सहमत होना बड़ा जरूरी है। 4 तो हो गए हैं, लेकिन चाइना अभी थोड़ा सा वो किंतु परंतु है उसका। अगर वो हो जाता है तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी तरक्की होगी हमारे देश के लिए, बहुत बड़ा कदम होगा, ये भी बड़ी प्राप्ति। बिल्कुल, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीक करेंगे जी, नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਹਨ 905 813 1320 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹੀਏ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।